तो क्या रोज़ा रखना वैज्ञानिक रूप से भी फ़ायदेमंद है? फास्टिंग और इस्लामिक रोज़े में क्या फ़र्क है? जी। तो क्या रोज़ा शरीर को डिटॉक्स करता है? पता चला कि पहले लोग जो है कहत साली की वजह से भूख से मरते थे, आज के डेट में लोग खा खा के मर रहे हैं। जय हिंद साथियों, मैं एडवोकेट जियाउद्दीन रहमानी। आज हमारे बीच फिर से एक मेहमान जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर मुफ्ती तौकीर बदर साहब। आज हम चर्चा करेंगे रमज़ान के बारे में। हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। शुक्रिया आपका। तो क्या रोज़ा इंसान की तकवा के लिए ज़रूरी है? हाँ, इंसान के तकवा के लिए रोज़ा ज़रूरी है, बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि देखिए, इंसान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्ता बनने की भी सलाहियत और ख़ुसूसियत रखी है और हैवान बनने की भी ख़ुसूसियत रखी है। अगर एक इंसान चाहे तो अपने आप को बिल्कुल मुत्तकी बना करके, अपनी निगाहों की हिफाजत करके, कानों की हिफाजत करके, अपनी ज़बान की हिफाजत करके, अपने हाथ की हिफाजत करके, पाँव की हिफाजत करके इस तरीके से बुज़ुर्ग बन सकता है कि वो फ़रिश्तों के सफ़ में शामिल हो जाए, बल्कि उससे आगे निकल जाए वो। ठीक है ना? और अगर इन्हीं सब चीज़ों का गलत इस्तेमाल करने पे आ जाए तो फिर वो शैतान से बदतर हो सकता है, हैवान से बदतर हो सकता है वो। अभी आपने देखा ना कि जेफरी पिस्टिन का जो फाइल खुल के सामने में आ रही है, एक हैवान भी हरकत नहीं कर सकता जिस तरह की हरकतें इन इंसानों ने की, इन गोरों ने की। अभी कहा जाए तो जो आदिवासी जो जंगल में रहते उससे हैं, बदतर कह लीजिए कि वो भी ऐसा हाल नहीं कर ऐसी सकते। हरकत नहीं कर सकते ये। तो पता है चला कि इंसान के अंदर ये है कि ये चाहे तो उस तरफ चला जाए, फरिश्तों की तरफ, और चाहे तो हैवान से पस्त होकर के नीचे चला जाइए। तो हम इंसानों के अंदर जब ये दोनों खुसूसियत दी गई है, तो अब तकवा हमें ये कहता है कि तुम अपने आप को बुलंद करो। बुलंद कैसे होगा? जब अंदर के शैतान को और अंदर के हैवानियत को ख़त्म करेंगे। वो कैसे होगा? आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। सिर्फ कंजप्शन नहीं कि बस खाते रहो लेते रहो, नहीं, कंट्रोल करना सीखिए, सेल्फ कंट्रोल सीखिए। आप अपनी निगाहों की हिफाजत कीजिए, अपने हाथ की, अपने कान की, सब चीज़ की हिफाजत कीजिए। इसी का नाम तकवा है। रोज़ा इसमें आपको भरपूर मदद करता है। तो क्या रोज़ा रखना वैज्ञानिक रूप से भी फ़ायदेमंद है? हाँ, अभी बात आई ना कि साइंस के हवाले से अगर देखेंगे, सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि एक इंसान को शुगर कब होता है, बीपी की बीमारी कब होती है। शुगर और बीपी की तरफ आप जाएंगे तो देखेंगे कि इंसुलिन जो होती है ना, ये काफ़ी बढ़ रही है। या प्रोटीन, जिसको हम लोग फैट या चर्बी कहते हैं, ये बदन के अंदर काफ़ी एक्स्ट्रा जो है जमा होती चली जा रही है, चर्बी वगैरह। इसी के साथ साथ में आपके हार्मोन जो भी है वो डिसबैलेंस होने शुरू हो जाते हैं जब मोटापा आपका बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें अगर गलत रुख पे जा रही है तो इनको रीसेट करने के लिए या रीबूट करके सही रास्ते पर लाने के लिए आपके पास अगर कोई रास्ता है तो ये ऑटोफेजी का रास्ता है। तो उसको 8 घंटा या 12 घंटा या 16 घंटा बिल्कुल उसके पास जो कुछ जा रहा बंद कर दीजिए। जैसे कि आपने मशीन की मिसाल दी, कोई भी मशीन, कोई भी कारखाना मुसलसल वो काम करता चला जाए तो हीट भी कर जाएगा और अपनी प्रोडक्शन को ख़राब करता जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा। जब वो रुकेगा तब पता चलेगा अच्छा है कि प्रोडक्शन ये ख़राब हो रही है, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए थी। सोचने का मौका मिलता है। तो रोज़ा दरअसल यही सोचने का मौका दिलता है। ये जो हम भर दिन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर, मादी दुनिया के अंदर घिरे होते हैं, शोर शराबे में लगे रहते हैं, इन सारी चीज़ों को रोक करके इंसान स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्म करके अपने आप को और फिर उस तरफ लाता है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। ये गरीब लोग जिनको खाना नहीं मिलता है, किस कदर बेचारे जो है मजबूर होते होंगे। जब आप भूखे रहते हैं तो उनका भी एहसास आपके अंदर आता है। तो फास्टिंग और इस्लामिक रोज़े में क्या फ़र्क है? अच्छा, फास्टिंग और इस्लामिक रोज़े में, हाँ जी, ये भी अच्छा सवाल आपका। फास्टिंग तो देख लीजिए कोई भी करता है। जैसे कि मैंने कहा, अगर किसी का वेट लूज़ करना हो, वज़न बढ़ गया, उसको कम करना हो, तो क्या भाई कि डाइट प्लान बना लेगा वो, अपना सिर्फ कॉफ़ी वॉफ़ी पिएगा, चाय वगैरह, खाना पीना छोड़ देगा वो। ये तो हो गई फास्टिंग। उसमें सिर्फ और सिर्फ मकसद होता है कि हमारा वेट कम हो जाए, लूज़ हो जाए। लेकिन इस्लामी रोज़े के अंदर क्या होता है, वो बड़ी कमाल की बात। इसमें सबसे पहले आपको नियत करनी पड़ती है कि मैं अपने रब के हुक्म से ये काम करने जा रहा हूँ। इसमें इबादत जुड़ जाता है। फिर उस इबादत के साथ साथ आपको अज्र और सवाब भी मिलता है बाज़ाब्ता। ठीक है ना? फिर यह है कि सिर्फ वेट ही लूज़ नहीं होता। ये तो है कि मैंने कहा आपको साइड बेनिफिट तो वेट लूज़ होने का मिलेगा, लेकिन इसी के साथ साथ की निगाहें हैं, कान, हाथ, नाक, इन सब चीज़ का रोज़ा रखना पड़ता है। इन सबको अपने अंदर कंट्रोल में रखना पड़ता है आपको। आप उसका गलत यूज़ कहीं कर ही नहीं सकते। ये तो अज्र और सवाब भी है, इबादत भी है, इन सारी चीज़ों का रोज़ा भी है, और बेनिफिट उसका फिर ये मिल जाता है आपको कि आप उसके अंदर जो है वेट लूज़ भी कर लेते हैं आराम से। और हाँ, इतनी एक चीज़, दूसरी चीज़ ये भी फ़र्क है कि जैसे मैंने कहा कि वो फल फ्रूट ले लेंगे या चाय कॉफ़ी ले लिया, बाकी वो भारी ग़िज़ा नहीं लेते। न्यूट्रिशन की जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके लिए हेवी वो नहीं लेते। इस्लाम में क्या नहीं, आपको प्री डाउन यानी कि सहरी के वक्त में जो खाते हैं आप,
वो खाएंगे जो कुछ भी खाना है। उसके बाद फिर जा कर के आप ब्रेक फास्टिंग जो इसको इफ्तार बोलते हैं उस टाइम ही जा कर के आप कुछ करेंगे। इस बीच में न तो आप कोई फल लेंगे, न दूध लेंगे, न कॉफ़ी लेंगे, न चाय लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। लेकिन फास्टिंग वाले लेते हैं अपना वो, तो एक फ़र्क ये भी है। तो सहरी से लेकर अफ्तारी के बीच कितना घंटे का फ़र्क होता है? सभी लोगों को मुबारक हो, आने वाला रमज़ान बहरहाल अल्लाह ताला बाबरकत बनाए सभी के लिए, सभी को अल्लाह नसीब करे। तो 5:45 बजे से लेकर के आप अगर देखें और सुबह के चले जाएं आप 4 बज के कुछ मिनट तक, तो कितने वक्त गुजरते हैं? 4 घंटे, 4-10, दोबारा 6 घंटे, और फिर उधर यानी अच्छा खासा वक्त मिल जाता है आपको। तो इसके लिए नहीं कि आप खाते रहें आप, बल्कि इफ्तार कर ले, उसके बाद फिर अपनी तराबी पे लग जाएं, नमाज वगैरह के जो मामूलात है, तिलावत वगैरह उस पर लग जाए, फिर हल्का फुल्का जो खाना वो ले लें, उसके बाद फिर आप आराम करें, फिर तहज्जुद में उठे उस वक्त तो सहरी ले लें हल्का सा। जी जी, ये भी तो देखा जाता है, खास करके जो रोज़ा खुलने के बाद ऐसे भी आदमी को भूख नहीं लगता। नहीं लगती है। जी 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 जी। तो क्या रोज़ा शरीर को डिटॉक्स करता है? हाँ, ये भी अच्छा सवाल है कि रोज़ा शरीर को डिटॉक्स करता है। असल में जो बात बार बार ऑटोफेजी के ऊपर आ रही है कि हमारे बदन के जो सेल्स होते हैं इसमें बहुत से इनएक्टिव हो जाते हैं, गलने सड़ने लगते हैं ये, और यही जाके कैंसर का सबब बनता है। जी। उसने जो ये पता लगाया था कि भाई हम कैसे कैंसर पर रोक लगाएं, कुछ तो वजह होगी ऐसी जिसकी बुनियाद पर पहले ज़माने के लोग को कैंसर नहीं होता, तब ज़्यादा होने लगे हैं। इसकी वजह क्या है? पता चला कि पहले लोग जो है कहत साली की वजह से भूख से मरते थे, आज के डेट में लोग खा खा के मर रहे हैं। खाने की वजह से ज़्यादा खाएंगे तो आपका मेटाबॉलिक सिस्टम जो है गड़बड़ाएगा, इसी तरीके से जो फिर जो है आपके फैट्स जमा होंगे, फिर आपके अंदर कुछ जो उल्टी सीधी चीज़ें जमा होंगी, जब कंजप्शन नहीं होगा उनका तो गलने सड़ने लगेगा, और फिर यही चीज़ आपको कैंसर की तरफ ले जाती है, चाहे जिस्मानी कैंसर हो या दिमागी हो। उस वक्त उस बंदे ने पता लगाया कि भाई इनको अगर कंट्रोल कर लिया जाए, खाने पीने इसको ना दिया जाए, तो फिर क्या है कि आपका जो इंसुलिन है ये थोड़ी सी उसके अंदर हसासियत आती है, और वो फिर ढूंढता है किसको लिया जाए, तो देखता है कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा चर्बी जमा है उसको यूज़ किया जाए, ईंधन के तौर पर उसको जलाता है वो, और इस तरीके से वो जितनी भी गले सड़ी चीज़ें हैं वो सब साफ़ हो जाती है। तो सेलुलर क्लीन अप जो होती है ना, यही डिटॉक्स होना है। तो देखते रहिए जेडन रहमानी पॉडकास्ट। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।